हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें हिस्ट्री ऑफ यूरोप का इतिहास के विषय में पढ़ना है। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण, रेनेसां। तो देखते हैं। रेनेसां का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म, मतलब फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच में यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति हुई, आंदोलन तथा युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा गया। इसका प्रारंभ मुख्यतः 1453 ईस्वी के बाद से माना जाता है। देखते हैं पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या थी। पहला है मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। इस अवधारणा का आशय यह है मानव केंद्रीय समस्याओं पर अपना ध्यान ले जाना और मानव जीवन को सुधारने और उन्नत करने का प्रयास करना। अर्थात ईश्वर को नहीं बल्कि मनुष्य को केंद्र में रखकर बात करना, मतलब मानव को विशेष माना गया इस विचारधारा में। दूसरी विचारधारा इसमें जो इसकी विशेषता है, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। पुनर्जागरण काल में प्रत्येक मानव और उसकी उपलब्धियों पर बात होने लगी। मध्यकालीन कलाकार और साहित्यकार अपनी कृतियों पर अपना नाम अंकित नहीं करते थे, क्योंकि वे अपनी उपलब्धियों को ईश्वरीय देन मानते थे। परंतु इस पुनर्जागरण काल के बाद से वे अपना नाम और अपना सिग्नेचर उस पर करने लगे। तीसरा पॉइंट है, पुनर्जागरण कालीन चेतना ने व्यक्ति को व्यक्ति के महत्व से परिचित कराया और पुनर्जागरण काल के साहित्यकारों ने हस्ताक्षर युक्त साहित्यों का लिखना प्रारंभ किया। चौथी विशेषता है तर्क बुद्धि के प्रयोग पर बल देना। पुनर्जागरण में आस्था के स्थान पर बौद्धिकता पर बल दिया गया। किसी सिद्धांत या विचारधारा को सत्य प्रमाणित करने के लिए प्रयोग पर अधिक बल दिया जाने लगा। जैसे रोजर बेकन ने प्रयोगात्मक खोज प्रणाली को प्रचलित किया। प्रयोगों के आधार पर ही गैलीलियो ने कॉपरनिकस के सिद्धांत को अतार्किक सिद्ध कर दिया। पांचवा था धर्म निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। आरंभिक काल में मनुष्य के जीवन पर धर्म का पूर्ण नियंत्रण था। मनुष्य धर्म के अलग कोई धर्म से परे कोई कार्य नहीं करता था, वह पाप माना जाता था। अब ईश्वर और पारलौकिक जीवन की जगह मानव जीवन और लौकिक चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देने लगा पुनर्जागरण काल के बाद से। और यह बदलाव साहित्य और कला में परिलक्षित होने लगा। लोग मतलब इन बदलावों को साहित्य और कला के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने लगे तथा चेतना में विकास करने लगे। पांचवा पॉइंट है मध्यम वर्गीय चेतना। इसमें है इटली में आर्थिक समृद्धि के कारण एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसने साहित्य, कला, विज्ञान और शिक्षण संस्थाओं के खुल जाने की विसिला रखी। इस प्रकार पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुनर्जागरण को मध्यम वर्गीय चेतना का परिणाम माना जाता है। अगला है हमारा पुनर्जागरण के कारण, मतलब पुनर्जागरण क्यों हुआ। यूरोप में पुनर्जागरण एक आकस्मिक घटना नहीं थी। मानवीय जीवन के सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे होने वाली विकास की प्रक्रिया का परिणाम ही पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि थी। यूरोप में पुनर्जागरण के निम्न कारण थे। पहला है कुस्तुनतुनिया का पतन। 15वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटना, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के रोमन साम्राज्य के पतन से संपूर्ण यूरोप में हलचल मच गई। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। तुर्कों के अत्याचारों से बचने के लिए वहां पर बसे हुए ग्रीक विद्वान, साहित्यकार तथा कलाकारों ने भागकर इटली में शरण ली और वहां पहुंचकर विद्वानों का यूरोप में अनेक विद्वानों से संपर्क हुआ। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप यूरोप व उनके अन्य आसपास के देशों में पुनर्जागरण की धारा अत्यधिक वेग के साथ बढ़ने लगी। इसका अर्थ ये हुआ कि लोग जब वहाँ पर हमला किया उन्होंने, मुस्लिमों ने, तो वो लोग इधर उधर भागने लगे, विद्वान जो थे वहाँ के, तथा अन्य लोगों के संपर्क में आए तो वे अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने लगे, जिससे ज्ञान का विकास हुआ और पुनर्जागरण हुआ। दूसरा है धर्म युद्धों का प्रभाव। मध्यकाल में ईसाइयों व मुसलमानों में अनेक धार्मिक संघर्ष हुए। दोनों में संस्कृतियों का आदान प्रदान भी हुआ। मुस्लिम विद्वानों के स्वतंत्र विचारों का प्रभाव ईसाइयों पर पड़ा। अरबों के अंकगणित तथा बीजगणित आदि विषय यूरोप में प्रचलित हुए। मुसलमानों के आक्रमणों का सामना करने के लिए यूरोप के राष्ट्रों में आपसी संबंध घनिष्ठ होने लगे। यूरोप में रोमन पोप तथा सम्राट के संघर्षों के कारण धीरे धीरे लोगों की पोप तथा धर्म पर श्रद्धा कम होने लगी। इसी के परिणामस्वरूप धर्म सुधार आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। इस कारण से भी पुनर्जागरण हुआ। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने भी पुनर्जागरण के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के व्यापारी चीन तथा भारत तथा अन्य देशों में पहुंचने लगे। व्यापार की उन्नति से यूरोप का व्यापारी वर्ग समृद्ध हो गया एवं व्यापार एक देश से दूसरे देश में प्रगति कर बैठा।
जिससे लोग आपस में संपर्क में आने लगे तथा विचारधारा में परिवर्तन आया। चौथा है नए वैज्ञानिक आविष्कार। व्यापार के विकास से अधिक धन एकत्र हुआ। अतिशेष धन मतलब ज़्यादा धन नए आविष्कारों को क्रियान्वित करने में सहायक हुआ। पुनर्जागरण के लिए आवश्यक था कि नए विचारों का आदान प्रदान हो। इसके लिए कागज तथा मुद्रणालय के आविष्कार ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किया। पांचवा है नवीन भौगोलिक खोजों का प्रभाव। नवीन भौगोलिक खोजों में यूरोप के साहसी नाविकों में से पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस तथा हॉलैंड के नाविकों में अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों जाने का मार्ग का पता लगाया। इससे व्यापार वृद्धि के साथ उपनिवेश स्थापना का कार्य हुआ। इन देशों ने यूरोप के धर्म एवं संस्कृति का प्रसार का मौका मिला, जिससे पुनर्जागरण हुआ। छठा है सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण था। सामंतवाद के रहते हुए पुनर्जागरण के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सामंतवाद के पतन के कारण लोगों का स्वतंत्र चिंतन करने तथा उद्योग धंधे, व्यापार, कला और साहित्य आदि के विकास के समुचित अवसर प्राप्त हुए। सातवां है मानववादी दृष्टिकोण का विकास। ज्ञान के नए क्षेत्रों के विकास ने मानववादी दृष्टिकोण को विकसित किया। मानववादी दृष्टिकोण के विचारकों में डच लेखक इरास्मस ने ईसाई धर्म की कमजोरियों को जनता के सामने रखा। उसने आम इंसान को महत्व दिया और पोप की सत्ता पर उसने प्रहार किया। मतलब बताया कि पोप कैसा निरंकुश शासन कर रहे हैं और जो गलत है। उसने आम जनता को ही सबसे महत्वपूर्ण बताया। आठवां है औपनिवेशिक विस्तार। पुनर्जागरण के कारण धीरे धीरे यूरोप के राज्यों में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की भावना जागृत हुई। इससे यूरोपीय सभ्यता तथा संस्कृति का प्रसार अन्य राष्ट्रों में होने लगा। तो ये थे हमारे पुनर्जागरण के कुछ कारण। अगली वीडियो में हम पुनर्जागरण और मानवतावाद के विषय में पढ़ेंगे और पुनर्जागरण कालीन साहित्य के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।